अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारत किस तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी खबरें फैला रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बना रहा है, लॉबिंग कर रहा है। तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं। एक पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया है जिसमें बताया गया है कि कैसे जाली मीडिया के इदारे बनाए गए हैं जो जाली मवाद तैयार करते हैं, जिसे जाली एनजीओज इस्तेमाल करती हैं। साथ ही जाली थिंक टैंक के जरिए लॉबिंग की जाती है और आलमी इदारों, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन पर असरअंदाज हुआ जाता है। और इन सब का एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, भारत के मुखालिफों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। और इन जाली इदारों की तादाद दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में है और ये इदारे कई मुमालिक में सरगर्म हैं। इस हवाले से हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं जो हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि हमने आपको 2016 में ये बात बताई थी, फिर 2017 में भी ये बात बताई थी। रवा माह के आगाज से अचानक से स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में बलोचिस्तान से मुतालिक पोस्टर्स और बिलबोर्ड जगह जगह नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा। इस प्रोपेगेंडे के पोस्टर्स रक्षों पर और टैक्सियों पर चस्पा हैं और इस मज़मूम मुहिम की टाइमिंग और मकाम बहुत अहम है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 36वां इजलास हो रहा है। इंसानी हकूक़ की काउंसिल का 36वां इजलास हो रहा है। गुज़िश्ता साल भी सितंबर के महीने में जेनेवा में ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता साल भी इस काम को अंजाम देने वाले पैसे देकर किराए के मुजाहिरीन लाए गए थे। साहब, पिछले साल भी जेनेवा गए थे। पिछले साल की निस्बत इस साल जो कैंपेन है वो क्या मुख्तलिफ है, ज़्यादा बड़ी है, क्या फ़र्क है? ये बहुत बड़ी कैंपेन है। इसकी अगर आप कॉस्ट का अंदाज़ा लगाएं तो ये तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन फ्रैंक्स तक की इसकी कॉस्ट बनती है। जो बलोचिस्तान हाउस नामी तंजीम है उसने पोस्टर्स लगा रखे हैं जो पाकिस्तान का जो उसकी जो जोग्राफिया है, जो वहदत है, उसके ख़िलाफ़ जिन पर नारे दर्ज हैं। इस तरह की कैंपेन कम अज़ कम 10 साल से मैं जेनेवा कवर कर रहा हूँ। मैंने इतनी बड़ी कैंपेन इस लेवल पर नहीं देखी और ये बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में चलाई जा रही है। ये पूरी नई वेबसाइट सेटअप की गई है, नई तंजीमें सामने आई हैं। ये पूरा एक नया जो स्ट्रक्चर है वो सामने आया है। इसके पीछे जो मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं, जो लोग इस वक्त इसको फ्रंट कर रहे हैं, उसमें आपको सारे लोग मकामी नज़र आ रहे हैं जो मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक के हैं, जो वाइट हैं वो हैं। लेकिन वो उन सब से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि उनको पैसे दिए गए हैं और वो हायर्ड है और ये काम किसी के लिए भी कर सकते हैं। उनके लिए तो ये एक डे जॉब है, वो ये काम पाकिस्तान के लिए भी कर सकते हैं। और अब इस पूरे नेटवर्क को यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरों के हवाले से काम करने वाले तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब ने बेनकाब किया है, जो गुज़िश्ता साल जारी होने वाली तहकीकाती रिपोर्ट का तसलसल है। रिपोर्ट के आगाज़ में बताया गया है कि गुज़िश्ता साल हमने 65 मुमालिक में 265 जाली मीडिया के नेटवर्क का सुराग लगाया था जो पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मवाद तैयार करता था। ये नेटवर्क उन मशकूक किरदारों ने बनाया जो यूरोपीय पार्लियामेंट के जाली मैगजीन EP टुडे के पीछे थे। ये मैगजीन 2006 से ब्रसल्स में फाल था। ये खुद साख्ता मैगजीन यूरोपीय पार्लियामेंट के अराकीन और दीगर सियासतदानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकते थे, खासतौर पर ऐसे ख्यालात जो भारत के मुफाद में और पाकिस्तान के खिलाफ हों। उनमें कुछ यूरोपीय अराकीन पार्लियामेंट और दीगर सियासतदान अक़वाम मुत्तहिदा के साइड इवेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अक़लियतों के हुकूक के इदारों के मुजाहिरों में शिरकत करते थे, जिनका इनेकाद यही मशकूक किरदार करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीक में यह बात सामने आई है कि द टाइम्स ऑफ जेनेवा नामी एक जाली मीडिया और उसके साथ मुबैना तौर पर जेनेवा में काम करने वाली 4 न्यूज़ एजेंसी तहरीरी और वीडियो कंटेंट तैयार करती है, जिसे ये NGOs ऑनलाइन इस्तेमाल करती हैं और फिर भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI और दीगर जाली मीडिया नेटवर्क के जरिए इसे फैला दिया जाता है। इस सारे ऑपरेशन का ताल्लुक दिल्ली में वाक़या श्रीवास्तवा ग्रुप से जुड़ता है, जिसने वुमेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक के पार्टनरशिप के साथ यूरोपीय यूनियन के 27 अराकीन के दौरा कश्मीर को स्पॉन्सर किया और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी कराई। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया तहकीक में हमने इन वेबसाइट्स, डोमेन नेम्स और ईमेल एड्रेसेस को छोड़ दिया था जिसमें मजीद छानबीन की ज़रूरत थी और गुज़िश्ता कुछ महीनों के दौरान हमने इन मामलात को मजीद गहराई से देखा और अपनी तवज्जो कमीशन टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस नामी NGO पर रखी। रिपोर्ट के मुताबिक छानबीन के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि यह अमरीकी NGO जो अक़वाम मुत्तहिदा की इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से तस्लीम शुदा है,
वो 70 की दहाई से गैर फाल हो गई थी और फिर 2005 में जाकर दोबारा फाल हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस इदारे के शनाख्त को उन्हीं अनासिर ने हाईजैक किया जिनकी निशानदही हमने अपनी हालिया तहकीक में की थी। और हैरानकुन तौर पर हमें यह पता चला कि यह इदारा ना सिर्फ दोबारा मंजर-ए-आम पर आ गया है, बल्कि इसके साबिक चेयरमैन, जिन्हें अमेरिका में आलमी कवानीन बराए इंसानी हुकूक के बानियों में समझा जाता है और जो 2006 में इंतकाल कर चुके हैं, उन्होंने इस इदारे के जरिए 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक के इजलास में शिरकत की और 2011 में फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से वाशिंगटन डीसी में जो तकरीब मुनक़िद हुई उसमें भी उन्होंने शिरकत की। यानी तहकीक के मुताबिक जो मोतबर इदारे गैर फाल हो गए थे उन्हें दोबारा फाल किया गया और मारूफ कानूनदान जो इदारों से वाबस्ता थे और इंतकाल कर गए थे उन्हें जिंदा जाहिर किया गया और ये दिखाया गया कि वो इजलासों में शिरकत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि इदारों की साख को मोतबर बनाया जा सके और फिर उनके जरिए प्रोपेगेंडा करके अपने मफादात हासिल किए जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस इंकिशाफ के बाद से हमने अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा NGOs के एक पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जो भारतीय मफाद की तशहीर करते हैं और मुस्तकिल पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हैं। इन NGOs में 10 ऐसी हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक श्रीवास्तव ग्रुप के साथ पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा ये NGOs उन गैर तस्लीम शुदा थिंक टैंक्स और NGOs बराए अक़लियती हुकूक के साथ हम आहंगी से काम करती हैं जो ब्रसल्स और जेनेवा में ऑपरेट करती हैं, जिसमें से यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तानी मिनॉरिटीज, बलूचिस्तान हाउस और साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम शामिल हैं, जिन्हें बराह रास्त मगर मुबहम अंदाज में श्रीवास्तव ग्रुप की तरफ से तश्कील दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेनेवा के अंदर ये थिंक टैंक और NGOs का काम लॉबिंग करना, मुजाहरे कराना और अक़वाम मुत्तहिदा के साइड इवेंट्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना है और इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा इदारों की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में बार बार फ्लोर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रसल्स में मौजूद ये इदारे जो श्रीवास्तव ग्रुप ने बनाए हैं, उन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट के कुछ अराकीन को कश्मीर, बांग्लादेश और मालदीव का दौरा करवाया और उनमें से कुछ दौरों में इदारा जाती तनाज़े को जन्म दिया क्योंकि अराकीन के इन वफूद को बाज़ाब्ता यूरोपीय यूनियन के वफ्द के तौर पर पेश किया गया, जबकि दरअसल ये अराकीन पार्लियामेंट की तरफ से ये दौरे कर ही नहीं रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक वो अनासिर जिन्होंने इंडियन क्रॉनिकल्स को जन्म दिया है, उनका बराह रास्त ताल्लुक गैर शफाफ तरीके से यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर 3 ग्रुप्स को तश्कील देने में है, जिनमें साउथ एशिया ईस्ट फोरम, दी बलोच फोरम और फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं और ये ग्रुप्स यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर और इसके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तकारीब मुनक़िद करते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वुमेन इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक ने यूरोपीय कमीशन को तजवीज़ देने के लिए पार्लियामेंट्री सवालात को ड्राफ्ट किया और साथ साथ यूरोपीय यूनियन के जाली मैगजीन यानी EP टुडे के लिए आर्टिकल्स भी ड्राफ्ट किए। रिपोर्ट के मुताबिक इन चीज़ों ने यूरोपीय पार्लियामेंट के अराकीन को प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान पर होने वाली गुफ्तगू की तरफ खींचा और ये इदारे अक्सर अक़लियती हुकूक और ख़वातीन के हुकूक को अपने दाखिले के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसी अमल को देखते हुए हमारी तहकीक में EU क्रॉनिकल को बेनकाब किया गया है जो आजकल EP टुडे के नाम से काम कर रहा है। ये एक नया जाली मीडिया है जिसमें जाली सहाफ़ी हैं और ये बराए नाम यूरोपीय मामलात को कवर करते हैं, मगर साथ ही यूरोपीय पार्लियामेंट के अराकीन को प्रो इंडियन आर्टिकल्स पर दस्तखत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस जाली मीडिया के क़याम के 6 माह के अंदर 11 अराकीन पार्लियामेंट ने आर्टिकल शाया किए या उनकी तौसीक की और हैरानकुन तौर पर यह सब बहुत तेज़ी से हुआ। रिपोर्ट में इस बात का भी जायजा लिया गया है कि किस तरह भारतीय मीडिया यूरोपीय यूनियन से ऐसे बयानात को मुंसलिक कर रहा है जो यूरोपीय यूनियन के बजाय सिर्फ पार्लियामेंट के एक रुकन की राय होती है और उसे यूरोपीय यूनियन की राय के तौर पर दिखाया जाता है, जिसका तरीका यह होता है कि पहले यह बयान EU क्रॉनिकल्स में शाया होता है और फिर उसे भारतीय मीडिया उठाकर अपना रंग दे देता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय न्यूज़ वेबसाइट ने एक खबर चलाई कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने भारतीय फौज की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की हिमायत कर दी है, लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक रुकन की राय थी, ना कि पूरी यूरोपीय पार्लियामेंट की राय। इसी तरह DNA नामी वेबसाइट ने खबर चलाई कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान से मुताल्लिक कहा है कि भारत में दहशतगर्द चांद से नहीं आ रहे, लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक रुकन का बयान था। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह DNA नामी वेबसाइट पर खबर चलाई गई कि कश्मीर में यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन दरअसल ये यूरोपीय यूनियन का सरकारी वफ्द ही नहीं था जिसने ये बात की। रिपोर्ट के मुताबिक
EU क्रॉनिकल में जो आर्टिकल्स छाया होते हैं उन्हें सिर्फ एक ही जरिए से कवरेज मिलती है और वो जरिया है इंडियन प्रेस एजेंसी का, जो अक्सर इन आर्टिकल्स को आज़ाद मीडिया या EU क्रॉनिकल के नाम से शाया करती है और उनकी रीपैकेजिंग भी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक ANI, जो भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी में शुमार होती है, वो जेनेवा में काम करने वाली मशकूक NGOs को बड़े पैमाने पर कवरेज देती है। रिपोर्ट के मुताबिक ANI की तरफ से इन चीज़ों की कवरेज और मालूमात को अपना रंग देने से हम एक और नतीजे पर पहुंचे और हमें बिग न्यूज़ नेटवर्क और वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क का सुराग मिला। ये नेटवर्क 95 मुमालिक में 500 से जायद जाली लोकल मीडिया के जरिए चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मनफी चीज़ों को रिप्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीक के दौरान ये चीज़ भी महसूस की गई कि जो भी मवाद बनाया जा रहा है उसका प्राइमरी टारगेट भारतीय शहरी हैं और कवरेज का दायरा यूरोपीय पार्लियामेंट के अराकीन, यूरोप के NGOs और उन मीडिया के इर्द गिर्द घूमता है जिन्हें बमुश्किल ही कोई जानता है। रिपोर्ट के मुताबिक बिग न्यूज़ नेटवर्क एक खुद साख्ता न्यूज़ एजेंसी है। उसके पास 450 से जायद मीडिया इदारों की मिल्कियत है और 450 मीडिया वेबसाइट्स में ज़्यादातर वेबसाइट्स पर सिर्फ कॉपी पेस्ट किया जाता है, उनका मवाद भी ओरिजिनल नहीं होता। ये इदारे ज़्यादातर न्यूज़ वायर कंपनीज, आलमी मीडिया और भारतीय न्यूज़ एजेंसी का मवाद कॉपी पेस्ट करते हैं। और डिसइंफो लैब की तहकीकात के मुताबिक हमारी तहकीक से ये जाहिर होता है कि जो ऑपरेशन श्रीवास्तवा ग्रुप ने शुरू किया और जिसे बढ़ाने में भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI ने अहम किरदार अदा किया, वो ऑपरेशन 2005 से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। इस ऑपरेशन का मकसद उन मुमालिक को बदनाम करना है जो भारत के साथ तनाज़े में हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान और एक हद तक चीन भी। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन के तवील मुद्दती मकासद में भारत के अंदर प्रो इंडियन और एंटी पाकिस्तान जज्बात को कुव्वत फराहम करना, आमतौर पर ताकत का हुसूल और भारत की साख को बेहतर करना और दीगर मुमालिक की साख को नुकसान पहुंचाना है ताकि यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों से मदद हासिल की जा सके। ब्रसेल्स, जेनेवा समेत दुनिया भर में जाली मीडिया की तश्कील करना और ANI के जरिए मालूमात की तरसील करना और 97 मुमालिक में मुबहम मीडिया नेटवर्क्स के जरिए उन मुमालिक के खिलाफ मवाद को बार बार चलाना भी शामिल है जो भारत के साथ तनाज़े में है, बिलखुसूस पाकिस्तान। रिपोर्ट के मुताबिक EP टुडे और EU क्रॉनिकल्स के पीछे जो अनासिर हैं, उन्होंने 550 से जायद NGOs की, थिंक टैंक्स की, मीडिया की, मजहबी इदारों की और यूरोपीय पार्लियामेंट के इनफॉर्मल ग्रुप्स की डोमेन नेम्स रजिस्टर्ड करवाई हुई हैं। ये सारी की सारी तहकीकात थी जो हमने आपके सामने रखी। इंडियन क्रॉनिकल्स को आसान अल्फाज में समझा जाए तो वो यूँ है कि यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट से लॉबिंग करवाई जाए, मशकूक थिंक टैंक्स बनाए जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा की गैर फ़ाल NGOs को दोबारा फ़ाल दिखाया जाए, जाली मीडिया वेबसाइट्स बनाई जाएं और मामलात और तनाज़ात को अलग रंग देकर कवर किया जाए जो भारत के हक़ में हो और उसके हरीफ के ख़िलाफ़ हो। फिर इस कवरेज को भारत की न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए कवर किया जाए, फिर जाली लोकल मीडिया वेबसाइट्स इस कवरेज को कॉपी पेस्ट करें और फिर भारतीय न्यूज़ एजेंसी इस कवरेज को मज़ीद कवरेज दे और इस तरह झूठ हर जगह फैल जाए। साथ ही तहकीकाती एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह वजाहत भी जारी की कि हमारी तहकीकात पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर एक फ़ैसला नहीं है और ना ही इसे पाकिस्तान में अक़लियतों की तहरीक को मजरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज ये जो कहते थे दिन रात NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, पिछले 2 दिन से हाथ जोड़ के नवाज शरीफ से NRO मांग रहा है। सुन लो, नवाज शरीफ तुम्हें NRO नहीं देगा। अभी हमने बाज़ाब्ता इस्तीफे नहीं मांगे, यकीन मानो मेरे घर इस्तीफों के अंबार लग गए माशाअल्लाह। मरीम नवाज लाहौर में रैलियां निकाल रही हैं, 13 दिसंबर के जलसे की तैयारी कर रही हैं। अपोजिशन वाजे कर रही है कि लाहौर का जलसा आखिरी जलसा होगा, उसके बाद हड़तालें होंगी, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे दिए जाएंगे। मगर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जलसों से प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। मैं इनको आज अपील करता हूं कि जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें खतरे में जाने लगी। जलसे जुलूस तो हमारे से बड़े, किसने बड़े जुलूस किए हैं? ये जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें। ये कोशिश की जा रही है जलसे जुलूस से मुझे प्रेशर डालने की, इससे तो मुझे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। लोगों की जानें खतरे में डाल रहे हैं।
हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक भी है, मगर हुकूमत की तरफ से अपोजिशन से राब्ता भी किया गया है। सूरत हाल क्या है? सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब और सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मीर साहब, हुकूमत कह रही है कि हमने राब्ता ज़रूर किया है, मगर साफ कहा है कि ब्लैकमेल नहीं होंगे और हम केसेस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी ये हर चीज़ पर बात करने को तैयार हैं, हम नहीं अब बात करने को तैयार कि हम बात नहीं करेंगे। क्या हो रहा है? देखें, हुकूमत के दो फेडरल मिनिस्टर्स उन्होंने बीच में बंदे डालकर अपोजिशन की एक ऐसी शख्सियत से रब्ता किया जिसके बारे में अगर मैं नाम बता दूं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके साथ भी ये रब्ता कर सकते हैं। तो इन्होंने उनके साथ रब्ता किया और उनसे कहा कि उनके साथ रब्ता इसलिए किया कि उनकी इस वक्त पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी सख्त है, वो बहुत ज़्यादा तनकीद इस वक्त कर रहे हैं। तो उनसे ये बात की गई कि जनाब हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि उनसे कहा गया कि मुकदमात पर बात नहीं होगी, बाकी आप नेशनल इश्यूज़ पे हमारे से हम बात करने के लिए तैयार हैं। जवाब ये दिया गया कि अब फैसला PDM की क़यादत करेगी, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून से क्यों रब्ता कायम किया गया? इसलिए कि पहले पीपल्स पार्टी से रब्ता कायम किया गया, पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता कायम किया गया, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया कि अब फैसला PDM करेगी। तो इस दौरान पहले जो इमरान खान साहब हैं उनको जो फैसिलिटेट करते थे, इमरान खान साहब ने उनसे कहा भी कि आप इनसे बात करें। तो अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUI और PDM में शामिल कोई भी जमात जो है वो उस तरीके से अब उन फैसिलिटेटर्स की बात नहीं मानती जैसे कि पहले मानी जाती थी। ये दूसरे अल्फाज में आप ये समझ लें कि फ़ोन पे तो रब्ता हो जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस का तबादला भी हो जाता है, लेकिन बराह रास्त कॉन्टैक्ट जो है उससे PDM गुरेज कर रही है। लिहाजा हुकूमत से ये कहा गया कि अब न सिर्फ ये कि PDM से आपने मुज़ाकरात करने हैं, बल्कि PMLQ से और MQM से और GDA से भी मामला आप ही ने करने हैं। अब हमें आप इन मामला में ना लेके आएँ, क्योंकि वो सियासत से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिसमें कि इमरान खान साहब की काबीना के दो अरकान जो हैं वो उनको कहा गया कि आप इनसे रब्ता करें। उनसे रब्ता हुआ, मुस्लिम लीग नून से रब्ता हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। वड़ाई साहब, आपकी क्या इतलात हैं? क्या हुकूमत चाह रही है मुज़ाकरात करके मामले को हल करना? मेरा ख्याल है कि हुकूमत बात करना चाह रही होगी, मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि हम पहले ये कह रहे हैं, मैं पहले भी मेरी ये राय थी नाचीज़ कि अगर लॉन्ग मार्च से पहले मुज़ाकरात होंगे तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ होंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च के बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है इररिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। फिर जो लॉ एंड ऑर्डर होल्ड करते हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, फिर उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हों। और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को भी लचक दिखानी चाहिए, अपना जो उनके मुतालबात हैं इनको स्पीक आउट करनी चाहिए और उन मुतालबात के साथ लेके मुज़ाकरात जो है उनको, ये नहीं मैं कह रहा कि ये लॉन्ग मार्च अपना ख़त्म कर दें या अपनी तहरीक ख़त्म कर दें, लेकिन साथ साथ मुज़ाकरात का डोल जो है वो भी डालना चाहिए। और जनवरी के आखिर तक जैसे जैसे टाइम जाएगा, आपके ख्याल में हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा या उल्टा अपोजिशन पर दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे वज़ीर आज़म? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि देखें ज़्यादा नुकसान तो हुकूमत का होता है। अपोजिशन तो देखें, फ़र्ज़ करें कल को घर भी बैठ जाए तो उनके पास 100 उज़र होंगे, 100 बहाने होंगे, जी कोविड है, जी गवर्नमेंट ने ये नहीं करने दिया, बंदे गिरफ़्तार हो गए हैं, ये हो गया। लेकिन हुकूमत को देखें, जो ही ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा या जलसे जुलूस शुरू होंगे, सबसे पहला जो नुकसान होगा वो जो सियासी इस्तेहकाम है वो ख़राब होगा, और सियासी इस्तेहकाम के साथ माशी इस्तेहकाम जो है वो जुड़ा होता है। तो चुनाचे जो थोड़ी बहुत मईशत बेहतर होना शुरू हुई है वो फौरी तौर पर रुक जाएगी। तो इससे हुकूमत को भी नुकसान होगा, ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। इसीलिए सब लोगों की मेरा ख्याल है इज्तिमाई राय ये थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और जो भी आपस में इनके मसाइल हैं, दोनों इलेक्टेड लोग हैं, गवर्नमेंट भी अपोजिशन भी, दोनों डायलॉग करें, सिस्टम को चलाने की कोशिश करें। और हामिद मीर साहब, पीपल्स पार्टी अभी भी क्या हिचकिचा रही है इस्तीफों के मामले पर? नून लीग ने तो अनाउंस कर दिया कि वो सिंध से भी इस्तीफा देंगे, पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है अभी ना। देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो आप भी समझते हैं कि एक उसका स्टेक बहुत ज़्यादा है, और
उनके पास न सिर्फ ये कि सिंध में हुकूमत है बल्कि वो उनके पास डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी है। तो पीपल्स पार्टी जो है उसमें ज़्यादातर जो अरकान की अक्सरियत है वो ये समझते हैं कि हमें पीडीएम के साथ जाना चाहिए। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पंजाब में पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो उनकी सोच बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि मुस्लिम लीग नून की सोच है। और सिंध में भी कुछ ऐसे जो वुज़रा हैं जिनसे मेरी बात हुई है जो कि समझते हैं कि अब हमें पीडीएम के फ़ैसलों के साथ ही चलना है। अलबत्ता ये एक बात जो है वो किसी सतह पे हो रही है कि अगर हमने पीडीएम के फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी है और सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमने देनी है और सबसे ज़्यादा ख़तरा भी जो है वो हमने मोल लेना है, तो हमें क्या सिक्योरिटी है कि कल दोबारा जो है वो हम आपस में नहीं लड़ते और हमारे साथ वो नहीं होगा जो अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हुआ, जहाँ पे पीडीएम भी कायम है और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUIF के उम्मीदवार भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस पर बातचीत चल रही है। अभी ये बातचीत जो है ये गैर रस्मी है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये बातचीत चल रही है कि हम पीडीएम को आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार एक सियासी इत्तेहाद से एक इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील कर दें। और मुस्लिम लीग नून की इंतहाई अहम शख्सियात जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी की इंतहाई अहम शख्सियात के साथ ये बात की है कि हम आपको पीपल्स पार्टी को पंजाब में कुछ सीटों पे आपके साथ एडजस्टमेंट करते हैं, आप हमारे साथ यानी मुस्लिम लीग नून के साथ कराची की कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट करें, अगर हो सके तो सिंध के दूसरे शहरों में भी कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट करें। इसी तरह JUIF जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं वो उनके साथ एडजस्टमेंट कर सकती है, लेकिन एडजस्टमेंट पर अभी बाकायदा बातचीत सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान चल रही है। और जब ये फाइनलाइज हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और साहब, आप मुसलसल कहते रहे कि तसादुम की तरफ सूरत हाल जा रही है, अगर ये हड़तालें लॉन्ग मार्च तक मामला जाता है तो आपको लग रहा है तसादुम खुदा न खास्ता हो जाएगा या कुछ इदारे बीच में पड़कर किसी ना किसी तरीके से इस तसादुम के मामले से रोक लेंगे दोनों जमातों को, अपोजिशन को और हुकूमत को? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो रियासत है इसमें बहुत सारे ऐसे फरीक हैं जो स्टेक होल्डर हैं और वो बीच में पड़ के मेरा ख्याल है तसादम नहीं होने देंगे, क्योंकि रियासत पाकिस्तान को इस तसादम का बहुत नुकसान होगा, मईशत को, रियासत को, सियासत को और इंतज़ामिया को। तो मेरा ख्याल है कि उस स्टेज से पहले जो है कुछ ना कुछ लोग ज़रूर बीच में पड़ेंगे, कुछ ना कुछ अदारे बीच में पड़ेंगे और ये मामला सुलझ जाएगा। हाँ, आखिरी स्टेज पे जाके सुलझेगा लेकिन सुलझ जाएगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम पर बात करेंगे। हम मुसलसल आवाम के सामने हकाइक रख रहे हैं और मुसलसल इस प्रोग्राम में रखे गए हकाइक दुरुस्त साबित हो रहे हैं, मगर अब अफसोस इस बात का है कि मुल्क का मुसलसल नुकसान हो रहा है और आज जो खबर आई है उससे और ज़्यादा हुआ है। हमने आपको बताया था कि इस बात का पता होने के बावजूद और ख़ुद हुकूमती वुज़रा के इन दावों के बावजूद कि सर्दियों में गैस की शदीद कमी होगी, वक्त पर LNG के टेंडर्स नहीं किए गए, हर महीने देर की गई, हर महीने अरबों रुपए का नुकसान किया गया। दिसंबर के महीने के लिए एक साथ 6 टेंडर्स किए और नवंबर में बिड्स खोली तो $7.25 का रेट मिला, जो चंद हफ्तों पहले ही $5.5 का था, यानी 12 से 12.5% का स्लोप मिल रहा था। मगर आखिर में जाकर टेंडर किया तो 17% का स्लोप मिला, यानी 6 से 7 अरब का नुकसान एक महीने में किया गया। अक्टूबर नवंबर में नुकसान किया गया। हम मुसलसल कहते रहे कि हुकूमत को देर नहीं करनी चाहिए, कीमतें अगस्त के महीने से मुसलसल बढ़ रही हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया मुसलसल छाप रहा है, देर का नुकसान हुआ है और होगा। और आज जो सूरत हाल सामने आई है वो और तशवीशनाक है और अफसोसनाक है। आज जब पाकिस्तान ने जनवरी के महीने के लिए LNG खरीदने के लिए बिड्स खोली तो पूरे महीने के लिए महंगी LNG होने के बावजूद पूरे सप्लायर्स ही नहीं मिले। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा LNG का टेंडर आज हुआ है। पाकिस्तान को जनवरी के पहले 3 हफ्तों में LNG बेचने वाला कोई नहीं मिला। टेंडर्स करने में इतनी देर की गई कि मार्केट में जनवरी के पहले 3 हफ्तों के लिए पाकिस्तान को इतनी महंगी कीमतों पर भी सप्लायर ही नहीं मिला, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है। मगर आखिर के 10 दिनों के लिए भी
जो 3 टेंडर्स मिले उनमें भी ट्रेडर्स की तरफ से 21 से 34% तक के रेट दिए गए, यानी $9 से लेकर $14 तक का रेट। मगर कतर पेट्रोलियम की तरफ से 15.3% से 17.3% के रेट्स पर 3 कार्गोज की ऑफर की वजह से पाकिस्तान और बड़े बहरान से बच गया। इस रेट पर भी पाकिस्तान को LNG $7.5 पर पड़ेगी। इससे यह भी वाज़ेह हो रहा है कि बिल्कुल आखिरी वक्त में सर्दियों की पीक डिमांड में जब पाकिस्तान एक साथ 6 कार्गोज का ऑर्डर लेके गया तो दिसंबर में तो मिल गए मगर बहुत महंगे मिले। मगर जनवरी के पहले 3 हफ्तों में महंगी होने के बावजूद भी सप्लायर्स के पास LNG दस्तयाब नहीं है। खरीदार मौजूद है मगर बेचने वाला कोई नहीं है, यानी जिसने खरीदना थी वो खरीद चुका है और पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में मार्केट में गया है। ये इसलिए बाइस तशवीश है कि जनवरी में सर्दी और बढ़ जाएगी और गैस दरकार होगी, मगर शुरू के 20 दिनों के लिए LNG पाकिस्तान खरीद ही नहीं सका है, यानी गैस का बड़ा बहरान पैदा हो सकता है, क्योंकि वजारत पेट्रोलियम के देर करने की वजह से एक तो गैस इंतहाई महंगी मिली और फिर ज़रूरत के मुताबिक गैस भी नहीं मिली। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बुनियादों पर कतर से या किसी और मुल्क से बात करके मजीद LNG का इंतजाम कर ले, क्योंकि आज ही वजारत पेट्रोलियम ने ट्वीट किया कि आइंदा चंद रोज़ में मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्दी बढ़ने का इम्कान है, जिससे गैस की तलब बढ़ जाएगी। तहम मुल्क भर में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। आज ही ये ट्वीट किया और आज ही हुकूमत के देर से टेंडर करने की वजह से टर्मिनल खाली होने के बावजूद जनवरी के शुरू के 3 हफ्तों के लिए LNG ही नहीं खरीदी जा सकी, क्योंकि कोई सप्लायर नहीं था, जिससे शदीद सर्दियों में गैस ना होने की वजह से अवाम के लिए बेपनाह तकलीफ और मसाइल होंगे और फर्नेस ऑयल से और ज़्यादा बिजली पैदा करनी होगी। हम बार बार वज़ीर आज़म की तवज्जो इस तरफ दिला रहे हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के गलत और ताख़ीर से फैसले अरबों रुपए के नुकसान का अलग बाइस बन रहे हैं और एक बहरान को भी जन्म दे रहे हैं और इस वक्त शदीद बहरानी सूरत हाल पैदा हो गई है। एक और तशवीशनाक बात यह है कि फरवरी के लिए LNG की ट्रेड इस वक्त $8.6 पर जाकर हो रही है, यानी पाकिस्तान ने फरवरी का टेंडर भी देर से किया है और जब 28 दिसंबर को बिड्स खोली जाएंगी तो डर है कि पाकिस्तान को रिकॉर्ड बुलंद कीमतें मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि इनमें कमी आए, मगर इस वक्त सूरत हाल बहुत बुरी नजर आ रही है। वज़ीर आज़म नदीम बाबर साहब से ये सवाल पूछें कि क्या पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना बुरा LNG का टेंडर हुआ है। दूसरा सवाल ये पूछें कि अब जनवरी के शुरू के 20 दिन में गैस की कमी कैसे पूरी होगी। तीसरा सवाल ये पूछें कि ये उनकी कैसी पॉलिसी थी कि एक तो पाकिस्तान को गैस बहुत महंगी मिली, दूसरा महंगी होने के बावजूद पूरी नहीं मिली और अवाम को शदीद सर्दियों में गैस की शदीद कमी का सामना अलग करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ये सवाल उनसे पूछें। प्रोग्राम में शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में बेंच की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है, जो आइंदा चंद दिनों में सुनाया जाएगा। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा आज भी बेंच के सामने पेश हुई और मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कानून के मुताबिक मरकजी केस में शामिल तमाम जजेस को नजरसानी बेंच में शामिल होना चाहिए। मानती हूँ कि बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस का अख्तियार है, लेकिन हमारे केस में चीफ जस्टिस फरीक हैं, वो कैसे बेंच बना सकते हैं। जिस पर जिसे उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि आपके बहुत हमदर्द यहाँ मौजूद हैं, बेहतर होगा आप अपना वकील कर लें, मुनासिब समझें तो हम किसी वकील को आपकी जानिब से केस लड़ने का कह देते हैं। सरीना ईसा ने अदालत से पूछा कि क्या उन्हें अदालत में दिए गए अपने बयान की ट्रांसक्रिप्ट या रिकॉर्डिंग मिल सकती है, जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि आप अपने बयान का ट्रांसक्रिप्ट ले सकती हैं, इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में दरख्वास्त दें। समाअत के दौरान जस्टिस उमरता बंदियाल ने जुल्फिकार अली भुट्टो केस में जस्टिस दुराब पटेल के नोट का हवाला दिया और जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक से कहा कि इस नोट का पैराग्राफ 27 पढ़ें, जिसमें उन्होंने नजरसानी केस में बेंच पर एतराज़ात से मुताल्लिक राय देने से गुरेज किया था। जस्टिस उमरता बंदियाल ने मजीद कहा कि अदालती वक़ार को सामने रखते हुए नजरसानी पर कोई बात नहीं करूंगा, अब आपकी क्या राय है। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि एक बेंच में जितने जजेस ने फैसला दिया उससे कम जजेस नजरसानी केस नहीं सुन सकते। नामुमकिन ना हो तो इसी बेंच को नजरसानी केस में बैठना चाहिए। नजरसानी केस में जजेस की तादाद तब्दील या कम नहीं होनी चाहिए। दौरान समाअत सीनियर वकील रशीद रिजवी और हामिद खान ने भी दलाइल दिए। हामिद खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि फैसला एक ही है, जिसमें अक्सरियती और इख्तलाफी दोनों पहलू हैं। हो सकता है इख्तलाफी फैसला देने वाले जजेस या अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस अपना जहन तब्दील कर लें। वकील रशीद रिजवी ने दलाइल देते हुए कहा कि अक़लियती फैसला देने वाले जजेस भी फैसला करें कि वो बेंच में बैठना चाहते हैं या नहीं। जिसके बाद अदालत ने बेंच की तश्कील से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अब्दुल लतीफ़ आफरीदी को तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत कर दी। शामिल कर कोरोना केसेस बढ़ने के साथ साथ अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल तशवीशनाक हो जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज इसी खदशे का इजहार किया और कहा कि इस वक्त मुल्क भर के अस्पतालों में 40% बेड्स कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं। एहतियात ना की और अभी से प्रिकॉशंस ना लिए, अस्पतालों के अंदर जो कोरोना के मरीज़ हैं वो बढ़ते जाएंगे और एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि अस्पतालों में जगह नहीं हो। सारे पाकिस्तान में तकरीबन 40% जो कोरोना के लिए बिस्तरे यानी वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन उसके ऊपर मरीज़ आ चुके हैं। तो ये खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर इसी रेट पे बढ़ता गया हमारे तो अस्पताल भर जाएंगे। जिस तरह हमने दूसरे मुल्कों में देखा, अमेरिका में देख रहे हैं और यूरोप में देखा, जिधर वसाइल बहुत ज़्यादा है हमारे से, अगर वहाँ हेल्थ वर्कर्स को भी ख़तरा और अस्पताल भरे हुए हैं तो यहाँ तो बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। ये है टाइम, हम सारी कौम मिल के एहतियात करें, SOPs पे चले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।